दोस्तों नमस्कार। गोपाल 360 स्टडी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने राजस्थान का प्राचीन इतिहास पढ़ा, जिसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में पढ़ा। दोस्तों प्राचीन इतिहास के इस संदर्भ में, जिसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और उत्खनन से प्राप्त जो साक्ष्य मिले उनके आधार पर राजस्थान का अध्ययन किया। दोस्तों एक कोशिश की है राजस्थान के प्राचीन इतिहास को एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने के लिए। तो दोस्तों इसी संदर्भ में यह प्रयास है कि राजस्थान का ऐतिहासिक राजस्थान में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से हर्ष काल तक का जो इतिहास है उसको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। और उसके बाद हर्ष के बाद हम जानते हैं राजपूत काल आ जाता है, जिसका हमको विस्तृत अध्ययन हमें सभी किताबों में मिल जाता है। तो एक छोटा सा प्रयास ये है कि आपको इस समय की अच्छे से जानकारी हो जाए, सिस्टमेटिक जानकारी हो जाए, ताकि आप राजस्थान के प्राचीन इतिहास के इस कालखंड को अच्छे से तैयार कर सकें। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि राजस्थान में भी जिस तरह से आर्य संस्कृति सब जगह थी, वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था, आर्य संस्कृति पूरे भारत में फैल चुकी थी। तो उसी समय जब आर्य संस्कृति का पतन होने लगा, यानी आर्य संस्कृति का जब विघटन होने लगा, तो छोटे छोटे राज्य, गणराज्य और विभिन्न जातियों ने अपने अपने अलग अलग राज्य स्थापित कर लिए थे। तो ऐसी स्थिति में जब आर्यों का संक्रमण काल चल रहा था, क्योंकि आर्यों के बाद बहुत सारी जातियां आई थी जो भी भारत में और राजस्थान के कुछ प्रदेशों में आकर के बस गई थी, और वो संक्रमण काल था आर्यों का और अन्य जातियों का। उस समय आर्यों के संक्रमण के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय हुआ, और इस काल के सबसे अधिक प्रमाण भी मिले हैं। ऐतिहासिक घटनाओं के जो प्रमाण हैं वो कब से शुरू हैं? जनपद काल से सबसे ज्यादा हमको ऐतिहासिक घटनाक्रम के प्रमाण मिले हैं। इससे पूर्व के प्रमाण बहुत कम मिले हैं। जो उत्खनन में प्राप्त जो सिक्के हैं और अभिलेख हैं उनसे पता चलता है। लेकिन जनपद काल के बाद राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत का जो ऐतिहासिक काल है वो जनपद के बाद काल, महाजनपद काल के बाद हमको सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं उस समय कौन कौन से प्रमुख जनपद थे या कौन कौन सी जनजातियां उस समय थी जब संक्रमण काल चल रहा था। तो उस समय थी सिवी, जो नगरी में था चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के आसपास का जो क्षेत्र था सिवी, वहां पर सिवी जनजाति थी। राजन्य, जो भरतपुर के आसपास क्षेत्र में राज्य कर रही थी। साल्व, जो अलवर के आसपास क्षेत्र में शासन करते थे। इसी तरह से मत्स्य जनपद जो था वो अलवर, भरतपुर और जयपुर दौसा क्षेत्र में मत्स्य जनपद था। और इसके अलावा सूरसेन दोस्तों पूर्वी अलवर, भरतपुर और करौली का जो क्षेत्र था वो सूरसेन कहलाता था। दोस्तों उस समय मत्स्य और सूरसेन दोनों ही अवंती महाजनपद के अधीन थे। दोनों ही मत्स्य और सूरसेन दोनों ही अवंती महाजनपद के अधीन थे। सूरसेन भी अपने आप में एक उस समय बहुत बड़ा जो है शक्तिशाली जनपद था। सेन तो मत्स्य और सूरसेन दोनों किसके अधीन थे उस समय? अवंती महाजनपद के अधीन थे। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारी जातियां जो थी उन्होंने अपने अपने राज्य स्थापित कर रखे थे। सिकंदर के आक्रमण के बाद, यानी से पूर्व, सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? 326 ईस्वी पूर्व में हुआ। और उस समय जो पूर्व राजस्थान है, राजस्थान छोटे छोटे गणराज्यों और जनजातियों में विभक्त था। पूरा राजस्थान किसमें विभक्त था? छोटे छोटे गणराज्यों में और जनजातियों में विभक्त था। तो दोस्तों ये जनजातियां ही हैं, सिवी, राजन्य, साल्व, मत्स्य, सूरसेन। तो अपने आप में एक महाजनपद था, दो जनपद था। तो दोस्तों इस तरह से सूरसेन का नाम जो है 16 महाजनपदों में भी आता है। बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सूरसेन भी एक महाजनपद है। और छोटे छोटे जनपद और जनजातियों के राज्य थे। तो दोस्तों उसके बाद
तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 300 बीसी के आसपास उत्खनन से प्राप्त जो खंडर प्राप्त हुए हैं, मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, आभूषण अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं, उनसे क्या प्रमाणित होता है कि पूर्वी राजस्थान में ब्राह्मण और बौद्ध संस्कृति पनप रही थी। यानी पूर्वी राजस्थान के इस हिस्से में कौन सी जाति, कौन सा धर्म प्रबल था या कौन सी संस्कृति पनप रही थी? ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति 300 बीसी के आसपास। तो ये किससे प्राप्त होता है? हमें खंडरों और मुद्राओं और आभूषण और अभिलेखों से ये हमको पता चलता है। तो दोस्तों ये तो हुआ आर्यों के संक्रमण के बाद 300 ईसी पूर्व के समय का काल, जब राजस्थान के पूर्वी भाग में कौन सी संस्कृति पनप रही थी? यानी बौद्ध संस्कृति और ब्राह्मण धर्म भी उस समय पनप रहा था। दोस्तों बात करते हैं सिकंदर के आक्रमण के बाद राजस्थान में क्या स्थिति रही थी। तो क्या हुआ कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 बीसी में, सिकंदर ने जब आक्रमण किया था तो पंजाब के जो शासक थे पौरस, वहां के शासक थे। तो पौरस ने सिकंदर का जो है प्रतिरोध किया था। सिकंदर ने और पौरस के बीच मध्य लड़ाई हुई थी झेलम नदी के किनारे। तो दोस्तों उस समय क्या हुआ कि राजा पौरस हार चुका था और वहां की जो जनजातियां थी, कौन कौन सी? पंजाब की जो जातियां थी, मालव, सिवी, योद्धे और अर्जुनायन, ये सभी जातियां जो है सुरक्षा की दृष्टि से कहां आकर बस गई थी? राजस्थान में आकर के बस गई थी और यहां पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। दोस्तों इसमें से कुछ जातियां पहले से ही मौजूद थी राजस्थान में, लेकिन इनके आने से उनका राज्य और सुदृढ़ हो गया। तो ऐसी स्थिति में यहां पर उन्होंने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। तो उनमें कौन कौन से हैं? सिवी जो जनपद था वो कहां था? नगरी चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र। साल्व जनपद जो अलवर के आसपास का क्षेत्र। मत्स्य जनपद अलवर, भरतपुर, दौसा और जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य जनपद कहलाता था। और इसकी राजधानी आपको पता है क्या थी? विराटनगर, जिसकी राजधानी थी। राजन्य जनपद, दोस्तों ये भरतपुर के आसपास का क्षेत्र में राजन्य जनपद यानी राजन्य जनजाति ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इसी तरह से अर्जुनायन जो थे उन्होंने भरतपुर और अलवर के आसपास अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इसी तरह से एक और जनजाति थी योद्धे। योद्धियों ने उत्तरी राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में अपने राज्य स्थापित कर लिए। इसके अलावा मालव जनजाति जो थी अजमेर, शुरू में आकर के कहां बसे थे? वो जयपुर के आसपास आकर बसे थे। बाद में उनका विस्तार कहां तक हो गया था? अजमेर, टोंक और मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों में मालव जनजाति का राज्य स्थापित हो गया था। तो दोस्तों इस तरह से सिकंदर के आक्रमण के बाद ये जनपद राजस्थान में इन जनजातियों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। अब दोस्तों इन जनजातियों या इन जनपदों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सिवी, साल्व, मत्स्य, राजन्य, अर्जुनायन, योद्धे और मालव, इनके बारे में। और एक है सूरसेन। सूरसेन ये पहले से ही था, इनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व और सिकंदर के आक्रमण के बाद क्या स्थिति हुई थी। तो ये पंजाब में जब राजा पोरस पर आक्रमण किया था सिकंदर ने और ब्यास नदी से वो वापस लौट गया था, तो उस समय यहाँ की जो जनजाति थी वो डर गई और उन्होंने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वो कहाँ राजस्थान के विभिन्न भागों में आकर बस गए और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। तो दोस्तों बात करते हैं मालव जनजाति के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मालव जो जनजाति थी ये यहां पर रहे थे करीब 130 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक मालवों का शासन रहा। मालवों ने वागरचाल नगर यानी जयपुर संभाग पर अपना अधिकार कर लिया। बाद में टोंक, अजमेर, मेवाड़ तक राज्य विस्तार
कर लिया। तो शुरू में जब ये आकर बसे थे तो दोस्तों ये नगर में आकर बसे थे। नगर यानी जयपुर और के आसपास का जो क्षेत्र है वो नगर कहलाता है। वागड़चाल जो क्षेत्र है वो भी जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। तो मालवों ने सबसे पहले यहाँ करके अपने राज्य स्थापित किए थे। बाद में ये कहाँ जाकर बस गए, आगे इन्होंने राज्य का विस्तार किया। टोंक, अजमेर और मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों में जाकर के इन्होंने अपना राज्य का विस्तार कर लिया था। दोस्तों इनके समय में रेड जो है टोंक में, वहां से सर्वाधिक मालव सिक्के मिले हैं। सबसे ज्यादा मालव सिक्के कहां से मिले हैं? रेड से मिले हैं जो टोंक में स्थित है। और इसके अलावा नगर से भी कुछ सिक्के मिले हैं। तो दोस्तों इन सिक्कों से मालव जो जनजाति थे उनके राज्य का पता चलता है कि उनका जो शासन था वो कहाँ था? नगर, टोंक, अजमेर और मेवाड़ के आसपास उनका शासन था। तो तीसरी शताब्दी में दोस्तों जो क्षत्रप थे उनको उन्होंने परास्त कर दिया और स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। किसने? मालवों ने। तीसरी शताब्दी में ये बिल्कुल स्वतंत्र शासक के रूप में अपना शासन करने लगे। सभी जो क्षत्रप थे उनको उन्होंने परास्त कर दिया था। और इसका जो साक्ष्य मिलता है वो मिलता है श्री सोम ने 225 ईस्वी में शत्रुओं पर विजय के उपलक्ष्य में एक षष्ठी यज्ञ का आयोजन किया था। कौन सा यज्ञ किया था? एक षष्ठी यज्ञ का आयोजन किया था और ब्राह्मणों को दान भी दिया था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? मुद्राओं में मिलता है। मुद्राओं से हमें पता चलता है कि श्री सोम नामक जो शासक था 225 ईस्वी में उसने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और इस विजय के उपलक्ष्य में एक षष्ठी यज्ञ किया था और ब्राह्मणों को दान दिया था। दोस्तों मालवों की जो मुद्रा है उन पर माला नाम जय, मालवा नाम जय मिलता है। तो इससे वहाँ की इन राजाओं की जो है पता चलता है कि ये स्वतंत्र शासक के रूप में अपना शासन करते थे। और जो अर्जुनायन थे वो भी मालवों के सहयोगी थे। अर्जुनायन जो राज्य थे, जनजातियों का जो राज्य था वो किनके सहायक थे? वो मालवों के सहायक के रूप में, सहयोगी के रूप में थे। यानी आपस में इन दोनों का सहयोग था। क्योंकि अर्जुनायन जो थे उन्होंने भी अपनी मुद्राओं पर अर्जुननायम जय लिखा हुआ उनकी मुद्राओं पर मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से ये जनजाति जो थी, मालव जनजाति, ये कहाँ थी? जयपुर के आसपास क्षेत्रों में, अजमेर, मेवाड़ और टोंक के आसपास ये जनजाति थी। और यहाँ पर जो दो नगर हैं, रेड और नगर, इनसे यहाँ के सिक्के मिले हैं जिनसे मालवों की शासन प्रणाली और उनके शासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिवी जनपद। सिवी जनपद यानी चित्तौड़ के आसपास नगरी में स्थापित था और दोस्तों मध्यमिका इसका प्रमुख केंद्र था। सिवी जनपद का प्रमुख केंद्र क्या था? मध्यमिका इसका प्रमुख केंद्र था। और ये नगरी कहाँ है? चित्तौड़ के आसपास है। यहाँ पर सिवी जनजाति से संबंधित, सिवी जनपद से संबंधित यहाँ पर सिक्के मिले हैं जिनसे पता चलता है कि सिवी जनजाति कहाँ पर थी? चित्तौड़ के आसपास नगरी में स्थापित थी। दोस्तों दूसरी शताब्दी से लेकर के चौथी शताब्दी तक, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के चौथी शताब्दी ईस्वी तक इनका शासन रहा और सांस्कृतिक महत्व भी रहा था। किसका? नगरी का। अब इसका जो एक प्रमाण है वो मिलता है घोसुंडी शिलालेख। दोस्तों घोसुंडी शिलालेख जो मिला है चित्तौड़ में, उससे 200 ईस्वी पूर्व में, वो वैष्णव धर्म का प्रमाण है। यानी सिवी जनजाति में वैष्णव धर्म प्रचलित था, इसका प्रमाण है घोसुंडी शिलालेख जो 200 ईस्वी पूर्व में मिला है। और इसमें क्या उल्लेख किया गया कि शंकरसन व वासुदेव की यहाँ पर पूजा होती थी, इसका यहाँ पर वर्णन मिलता है। तो इससे पता चलता है कि उसमें जब वर्णन मिलता है कि शंकरसन और वासुदेव की जो पूजा गृह है, तो पूजा गृह के चारों ओर दीवार बनवाने का वर्णन है।
इसके अलावा सर्वतात जो शासक था उसके द्वारा अश्वमेध करने का भी उल्लेख किसमें मिलता है? गोसुंडी शिलालेख में मिलता है। तो जिससे प्रमाणित होता है कि सिवी जनपद में वैष्णव धर्म का प्रचलन था। तो दोस्तों ये सबसे पहला साक्ष्य है राजस्थान में वैष्णव धर्म का। सबसे प्रथम जो साक्ष्य है वो भी गोसुंडी शिलालेख में मिलता है। दोस्तों सिवी जो जनपद है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है उसमें भी सिवी जनपद का उल्लेख हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें प्रश्न जो आता है कि सिवी जनपद का किस क्षेत्र से संबंधित है, तो चित्तौड़ के आसपास या नगरी या मध्यमिका, इस तरह से क्वेश्चन आता है। सिवी जनपद का कार्य जो है शासन काल कब से कब तक रहा, यानी 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4ठी शताब्दी तक इसका शासन काल रहा। गोसुंडी शिलालेख कहाँ मिला? तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन इनमें से आते हैं। अब अगली जनजाति आती है अर्जुनायन। अर्जुनायन कहाँ पर थे? भरतपुर और अलवर में। भरतपुर अलवर के जो अर्जुनायन थे वो भी अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। और इससे किससे पता चलता है कि इनकी मुद्राओं पर अर्जुनायन जय क्या मिलता है? अर्जुनायन जय मिलता है इनकी मुद्राओं पर, जिससे पता चलता है कि अर्जुनायन भी कैसे थे? अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। दोस्तों ये मालवों के सहयोगी थे। ये प्रमाणित करता है कि ये मालवों के सहयोगी थे, क्योंकि मालवों की मुद्राओं पर भी क्या लिखा था? मालवा नाम जय लिखा हुआ मिला है। तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न यहां पर क्या उठता है कि अर्जुनायन जनजाति जो है किस क्षेत्र में राज्य करती थी? भरतपुर अलवर। इसके अलावा अर्जुनायन किस जनजाति की सहयोगी थी? तो वो मालवों की सहयोगी जनजाति थी। तो अब अगली जनजाति के बारे में बात करते हैं, योद्धे। तो दोस्तों योद्धे जो है कहां कर बस गए थे? उत्तरी राजस्थान में इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। दोस्तों ये अधिकतर जनजातियां कहां से आई थी? पंजाब से आई थी। और किस कारण से आई थी? कि जब सिकंदर ने पंजाब में आक्रमण किया था तो उस समय ये जनजातियां आकर के राजस्थान में बसी थी। तो योद्धे जो कहां आकर बसे? उत्तरी राजस्थान में आकर के बस गए थे। इन्होंने यहां पर कुषाणों की शक्ति को नष्ट कर दिया। यहां प्रश्न बनता है दोस्तों कि किस जनजाति ने राजस्थान में कुषाणों की शक्ति को नष्ट कर दिया? तो वो कौन सी थी? योद्धे जनजाति थी। इसका उल्लेख कहां मिलता है दोस्तों? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। और उस समय कुमार नामी शक्तिशाली नेता था। नेता दोस्तों क्योंकि जनजातियां थी तो ये अपना नेता चुनते थे। इस तरह से एक राजा के रूप में इनका जो प्रतिनिधि होता था, नेता होता था। तो कुमार नामी जो था उस समय शक्तिशाली नेता था, या उसको राजा भी कह सकते हैं। कौन का? योद्धे। तो योद्धों के बारे में सबसे बड़ी बात है, एक तो ये युद्ध प्रिय जाति थी। कैसी थी ये? युद्ध प्रिय जाति थी योद्धे जो थे। और ये उत्तरी राजस्थान में आकर बसे थे। उत्तरी राजस्थान का मतलब क्या हुआ दोस्तों? हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर के आसपास का जो संभागीय क्षेत्र है उसमें ये आकर के बस गए थे। इन्होंने कुषाणों की शक्ति को नष्ट कर दिया। दोस्तों बीकानेर जो संभाग है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, इसमें इन्होंने अपने राज्य का विस्तार कर लिया। योद्धे जो है और मालव, इन दोनों के आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिला। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि दोनों जनजातियां कौन कौन सी? योद्धे और मालव। मालव जनजाति में वर्णन होता है किसका? वासुदेव और संकर्षण का। यहां पर ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन देने का जो साक्ष्य है वो क्या है? कि यहां पर कार्तिकेय और चामुंडा की ये उपासक थे। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि योद्धे और मालव इनके आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिल गया और दान दक्षिणा का भी महत्व बढ़ गया। तो ब्राह्मण धर्म बढ़ेगा तो दान दक्षिणा तो स्वाभाविक है, आप भी जानते हैं। और इसका जो वर्णन है ये कहां मिला है? श्री सोमनांदसा में। इसमें इसका षष्ठी रात्र यज्ञ का उल्लेख है, जिसमें ब्राह्मणों को गोदान
का उल्लेख है कि ब्राह्मणों को गाय दान दी गई थी। ये षष्ठी रात्र यज्ञ जो हुआ था उसमें ये कहाँ मिला है? श्री सोमनांदसा अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। तो दोस्तों इसमें मोटी मोटी बात ये हो गई कि ये योद्धे जनजाति कहाँ पर आके बसी? उत्तरी राजस्थान में, खासतौर से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के इलाके में, और कुषाणों की शक्ति को इसने नष्ट कर दिया। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? कि रुद्रदामा का जो अभिलेख है उसमें इसका वर्णन मिलता है। कुमार नामी यहाँ का शक्तिशाली राजा था और ब्राह्मण धर्म को यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोत्साहन मिला। दोनों ही जातियों में, योद्धे जनजाति भी और मालव जनजाति, जिन्होंने ब्राह्मण धर्म का बहुत प्रोत्साहन दिया। और इस समय में बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ। बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ यानी बौद्ध धर्म में क्षीणता शुरू हो गई थी, क्योंकि ब्राह्मण धर्म को अपनाने वाले ये जो जनजातियां थी, इनकी वजह से बौद्ध धर्म का ह्रास होने लगा। और इसका जो बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म का उल्लेख कहाँ मिला है? सोमनांदसा में षष्ठी रात्र यज्ञ जो हुआ था उसमें ब्राह्मणों को गाय देने का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कार्तिकेय और चामुंड के ये उपासक थे। इससे भी पता चलता है कि मालव और योद्धे दोनों ने कौन सा धर्म अपना लिया था? ब्राह्मण धर्म अपना। तो दोस्तों हमने इस तरह से पढ़ा कि मालव, अर्जुनायन, योद्धे, शिवी, इन जातियों के बारे में, जनजातियों के बारे में पढ़ा। तो इन्होंने 4वीं शताब्दी तक के प्रारंभ तक मालव, अर्जुनायन, योद्धे जनपदों की प्रभुता का काल राजस्थान में रहा। इन्होंने अपनी प्रभुता स्थापित कर दी थी 4वीं शताब्दी ईस्वी तक, और कुषाणों की शक्ति को इन्होंने नष्ट कर दिया था। तो कुषाणों की शक्ति को विशेष तक किसने नष्ट किया था? आपको पता है, योद्धे जनजाति ने। कुषाणों की शक्ति को नष्ट हो चुकी थी उस समय। तो अब आता है काल मौर्यों का। ये जो योद्धे, मालव, अर्जुनायन जातियां थी, जनजातियां थी, ये आपस में लड़ने लगी। और लड़ने के बाद मौर्य का जब काल आया था तो मौर्यों ने क्या किया? इन जनपदों को समाप्त कर दिया और मौर्य वंश की राजस्थान में भी जो है नींव रखी थी। यानी मौर्य वंश तो था तो पाटलिपुत्र में, लेकिन मौर्य वंश का राज्य कहाँ तक आ गया? राजस्थान तक सीमित हो गया, राजस्थान तक आ गया था। तो इस तरह से मौर्यों ने जनपदों को समाप्त कर दिया और मौर्य वंश की नींव रखी थी। जो भी जनपद थे पूरे भारत में, उनको खत्म करके मौर्यों ने मौर्य वंश की नींव रख दी। इसका हमको साक्ष्य मिलता है बैराठ में। अशोक का शिलालेख मिलता है जिससे मौर्य काल की पुष्टि होती है। भाबरू शिलालेख मिलता है। मौर्यों के बाद 185 ईस्वी पूर्व में दोस्तों बृहद्रथ की हत्या हो जाती है। मौर्य शासक जो था बृहद्रथ, उसकी हत्या हो जाती है। हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की? बृहद्रथ की हत्या की थी और मौर्य साम्राज्य का अंत हो चुका था और शुंग वंश की स्थापना कर ली थी पुष्यमित्र शुंग ने। और जो है जो राज्य है वो छोटे छोटे राज्यों में स्थापित हो गया था, अलग अलग छोटे छोटे, क्योंकि मौर्यों की जो सत्ता है वो बिखर चुकी थी और छोटे छोटे राज्य बन गए थे। अब आता है गुप्त काल। गुप्त काल में दोस्तों जो ये छोटे छोटे राज्य बने, इन्हीं सभी राज्यों को जीत करके चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उसने अपने अधीन कर लिया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजस्थान पर अधिकार कर लिया, पूरे राजस्थान पर अधिकार कर लिया। ये गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की बात है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पूरे राजस्थान पर अधिकार कर लिया था। और ये जो जनजातियां थी, क्योंकि इन्होंने 404वीं शताब्दी के प्रारंभ तक शासन किया था, तो उस समय गुप्त काल के समय में ये जो मालव जनजाति है, योद्धे, शिवी, अर्जुनन, ये आपस में लड़ तो रहे थे, इसके अलावा ये निर्बल हो गए थे और इन्होंने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इस तरह से राजस्थान में 499 ईस्वी तक गुप्तों का शासन रहा। तो दोस्तों मौर्यों के बाद गुप्त काल आया और गुप्त काल के बाद अब 5वीं शताब्दी तक तो गुप्त काल रहा। उसके बाद 6ठी शताब्दी की बात करते हैं। 6ठी शताब्दी में हुनों का आक्रमण हो गया और हुनों ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया। दोस्तों सबसे ज्यादा हुन आक्रमण किसके समय हुए थे?
स्कंदगुप्त के समय में सबसे ज्यादा हूण आक्रमण हुए थे और इन हूणों ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया। दोस्तों ये जो हमारे यहाँ पर जनजातियां थी, मालव, योद्धे, शिवी, ये भी आपस में लड़ लड़ करके, क्यों 400 ईस्वी तक तो इनका बढ़िया रहा, लेकिन 400 ईस्वी के बाद इनका आपस में लड़ लड़ कर इन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया, कमजोर। तो दोस्तों अब आ गए हूण, और हूणों ने गुप्त साम्राज्य को भी कमजोर कर दिया और राजस्थान और भारत के बहुत से हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया। हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी जो है हूण आ गए थे। और हूण कौन थे? ये आर्य थे, आर्य जाति के थे और शिव भक्त थे। हूण कौन थे? आर्य जाति के थे और शिव भक्त थे। तो इन्होंने जो गुप्त साम्राज्य है उसको, सत्ता को उखाड़ फेंका। दोस्तों हूणों में तोरमान हुआ और उसका जो पुत्र था मिहिरकुल। तोरमान ने तो गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। उसके बाद इसका शक्तिशाली एक और राजा हुआ था मिहिरकुल। उसने यहाँ पर बहुत ज्यादा विध्वंस किए राजस्थान में। क्या किया? विराटनगर जो था, बैराठ में बौद्ध विहार, और इसी तरह से गंगानगर में जो रंगमहल का जो क्षेत्र है, बड़ोपल, यहां आदि स्थानों का इसने विनाश कर दिया था। यानी बौद्ध जो मंदिर थे उनका विनाश किया था। किसने किया था? मिहिरकुल ने। क्योंकि ये शिव भक्त थे, इन्होंने बौद्ध धर्म का जो है बौद्ध स्थलों का को नष्ट कर दिया था। और इसी तरह से मिहिरकुल ने बारडोली यानी चित्तौड़गढ़ में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि इन्होंने, ये शिव भक्त थे और गड़िया सिक्का इन्होंने जारी किया था। गड़िया सिक्का इन्होंने जारी करवाए थे। किसने? हूणों ने। अब दोस्तों जिन्होंने सत्ता कभी स्वीकार की, कभी दूसरों से छीनी, उनकी भी सत्ता छिन जाती है। तो इसी कड़ी में आप हूणों की सत्ता किसने छीनी? मालवा के शासक यशोधर्मा। मालवा के जो शासक थे यशोधर्मा, 532 ईस्वी में हूणों को इसने पराजित कर दिया और हूणों को यहां से मार मार के भगा दिया। तो दोस्तों इस तरह से सत्ता परिवर्तन होता रहा। तो इस तरह से दोस्तों 6ठी शताब्दी ईस्वी में हूणों का शासन रहा राजस्थान में, और हूणों को समाप्त किसने कर दिया? मालवा का शासक यशोधर्मा ने हूणों के राज्य को भी समाप्त कर दिया था। अब 7वीं शताब्दी की बात करते हैं। 7वीं शताब्दी में गुर्जरों ने भीनमाल जो जालौर में है को अपना केंद्र बना करके अपना राज्य स्थापित किया। दोस्तों हेनसांग भी यहां पर आया था, भीनमाल में आया था, और उसने गुर्जर जाति का यहां वर्णन किया है, जिसको कुचेलो कहा है। उसने क्या कहा है? कुचेलो। और उसने कहा है कि इनका जो राज्य है वो भीनमाल यानी पीलो मोला, उसने शब्द नाम लिया है भीनमाल के लिए, पीलो मोला में शासन था। इसका उल्लेख किसने किया था? हेनसांग ने। तो हेनसांग ने भीनमाल का भी उल्लेख किया था और वहां पर कुचेलो नामक जो जाति थी, यानी गुर्जर जो जाति थी, उनका शासन था। इसका किसने वर्णन किया? हेनसांग ने 7वीं सदी। 7वीं सदी में ही दोस्तों प्रभाकर वर्धन, इसने गुर्जर राज को नष्ट कर दिया। गुर्जर राज जो भीनमाल के आसपास जो शासन, उनका शासन था, इनका राज्य किसने नष्ट कर दिया? प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर राज को नष्ट कर दिया था। और ये चला था हर्षवर्धन तक। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। इसके बाद भीनमाल पर किसका शासन हो गया था? प्रतिहार शासकों का। प्रतिहार शक्ति का उदय हो गया था राजस्थान में, और प्रतिहार शासक था नागभट्ट प्रथम। इसने संपूर्ण उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया। नागभट्ट प्रथम ने संपूर्ण उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया। इसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाई। दोस्तों नागभट्ट प्रथम को इतिहास में नाहड़ के नाम से जाना जाता है। अब ये नागभट्ट के बाद दोस्तों अब राजपूत काल आ जाता है, और राजपूत काल में बप्पा रावल हुए, गोहिल वंश की स्थापना कर दी। परमार आ गए, सोलंकी आ गए, इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों 7वीं सदी के बाद राजस्थान में राजपूत काल का उदय हुआ। दोस्तों इस तरह मैंने लंबी कहानी हमने पढ़ा था कि किस तरह से 500 ईस्वी पूर्व से
राजपूत काल का पूर्व काल का जो समय था, किस तरह का शासन राजस्थान में रहा। इससे संबंधित प्रश्न जो है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं। और दोस्तों, जो मैं कंटेंट जो लिखा है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिखवाया है। आशा है आपको ये अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों को ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी लाभ मिले। बहुत ही सारगर्भित दोस्तों, ये जो मैंने मैटर बनाया है आपके बड़े ही काम का है दोस्तों। केवल और केवल ये आपके लिए है ताकि आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें, आप कंटेंट को तरीके से समझें। कंटेंट ये बहुत अच्छी किताबों से लिया है, और इसका सहारा लेकर आप इसको और अच्छा जो है सुदृढ़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद जो ऐतिहासिक राजस्थान में जो प्राचीन राजस्थान के जो स्थान है, प्रमुख स्थल हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आप देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।